Hello students, welcome to Cash 25 Science Academy YouTube channel. This is Pritesh Mishra and this is my fourth video with you people. मैंने ऑलरेडी आपके लिए 3 वीडियोस बना रखे हैं जहां पे हम क्या करते हैं, हम हर चैप्टर को शॉर्ट में बहुत ही फास्ट तरीके से हर चैप्टर का रिव्यू लेते हैं ताकि आप ये सारे वीडियोस आपके एग्जाम के जस्ट पहले देख पाओ, जहां पे आपके सारे कंसेप्ट्स के रिवीजन हो जाते हैं फटाफट से. ऑल्सो आई मस्ट टेल यू कि जो भी टेक्स्ट, जो भी इमेजेस मैं यूज कर रहा हूं, दिस आर ऑल मोस्टली फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली, स्पेशली टेक्स्ट, स्पेशली कंटेंट. जो इमेजेस हैं थोड़े बहुत मैं बाहर से यूज कर रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट को और सिंपलीफाई करवा पाऊं मैं. नेक्स्ट, अगर आपको कोई डाउट है किसी कंसेप्ट पे, आपको वीडियो के दौरान ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को सर आपने डिटेल में कवर नहीं किया, मुझे थोड़ा सा और इसके ऊपर समझा दीजिए, ये थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट लीव कीजिए कि इस टॉपिक को सर वापस से एक वीडियो बना के छोटा सा टॉपिक ये वापस से एक्सप्लेन कर दो. आई विल इमीडिएटली डू दैट स्टूडेंट्स. ओके, माय ओनली मोटिव फॉर यू पीपल इज टू, you people should understand what is the exact logic behind these concepts, because if you people are targeting science in your future, then these are the topics which are serving as starters. है ना, जो टेस्ट करने के लिए आप जाते हो ना, फूड कभी खाने आते हो आप शादियों में, पार्टीज में, तो बुफे सिस्टम में आप सबसे पहले क्या करते हो, आप चीजों को थोड़ी थोड़ी टेस्ट करते हो, देन जो चीज आपको पसंद आए उस चीज को आप भरपेट खाते हो. सो सिमिलरली 10th स्टैंडर्ड में साइंस वाले जो बच्चे होते हैं, जो फ्यूचर में साइंस लेना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉपर स्टार्टर्स दिए गए हैं. सारे चैप्टर्स जो साइंस 2 के हैं स्टूडेंट्स, डिटेल में इनकी आपको पढ़ाई मिलने वाली है और ये पूरा चैप्टर मिला के ओवरऑल आपको 38 चैप्टर्स आने वाले हैं. जो इस बार आपको साइंस में इतने सारे चिंटू चैप्टर्स हैं, ये 38 चैप्टर्स बन जाएंगे आपके 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स मिला के. सो हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट्स. अगर आपको जरा भी प्यार आ रहा है इन कंसेप्ट्स पे, आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए, तो प्लीज लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो व्हिच टॉपिक यू नीड इन डिटेल. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर स्टूडेंट्स. शॉर्ट रिव्यू लेंगे फटाफट इस चैप्टर पे, व्हिच इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1. दिस इज चैप्टर 2 ऑफ योर साइंस 2 सिलेबस एसएससी स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो फर्स्ट टाइप पे मैं आपको क्या बताऊंगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस. स्टूडेंट्स बहुत शॉर्ट में इंट्रोडक्शन में आपको 2-3 लाइंस में आपके टेक्स्ट बुक में लिखा गया है कि हाउ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन योर बॉडी वर्क टुगेदर टू कीप यू रनिंग. है ना, सो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आपके लिए क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है थ्रू आउट योर बॉडी. आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम आपके लिए क्या करता है, चीजें जो आपके लिए टॉक्सिक हो सकती हैं, चीजें जो आपके लिए वेस्ट है, उन चीजों को बाहर फेंक देता है. नर्वस सिस्टम आपके लिए क्या करता है, नर्वस सिस्टम आपके लिए आपकी चीजों को समझने की कोशिश करवाता है, आपको समझने में हेल्प करता है, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, आपके पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेशन देता है, प्रॉपर कंट्रोल देता है बॉडी के ऊपर, इंक्लूडिंग हार्मोनल कंट्रोल स्टूडेंट्स. देन वी हैव इम्यून सिस्टम व्हिच विल हेल्प यू टू डिफेंड अगेंस्ट दी हार्मफुल एजेंट्स, दी एंटीजेंस. जो बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में घुस सकते हैं, उनसे कौन लड़ाई करेगा, इम्यून सिस्टम लड़ाई करेगा. इम्यूनिटी आपका, जो आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम हम बोलते हैं जिसको, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, ये सारी डिटेल्स आप पढ़ने वाले 11th स्टैंडर्ड में. एंटायर चैप्टर इज देयर ऑन दिस टॉपिक स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम आपके लिए क्या करता है, जो आप खाना खाते हो उसको डाइजेशन करेगा, उसको तोड़ेगा सिंपल कंपाउंड्स में, सिंपल सब यूनिट्स में, जो अब्सॉर्ब हो जाएंगे आपके ब्लड के थ्रू, आपके सेल के पास जाएंगे, जहां पे आपका सेल उनको एनर्जी में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करेगा, जो इस चैप्टर में आप आगे वाले स्लाइड्स में और अच्छे से देखोगे, व्हिच इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट, कार्डियोवैस्कुलर एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, दिस इज सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां पे ब्लड वेसल्स और हार्ट अपने लिए काम करते हैं और आपके जो ब्लड में जो अच्छी चीजें हैं ब्लड में, वो सेल्स को देते हैं, और सेल की जो चीजें जो अनवांटेड है वो सेल से लेकर अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन के पास पहुंचा देते हैं. सो दिस इज काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे लोकल ट्रेन है वैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आपके बॉडी में. नेक्स्ट, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम माइनर सिस्टम होता है, स्किन, हेयर, ये सारी चीजें इसमें. रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको सांस लेने में हेल्प करता है. एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन सिक्रीशन में हेल्प करता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट मेंटेन्स द ह्यूमन स्पीशीज ऑन द अर्थ टू, including flowers also. Living organisms में reproduction is very important to maintain or sustain the species on the earth. Next, excretory system, which will help you, as I said, to excrete unwanted things out of your body, not necessarily the objects which are shown in the images also, as over here students. Excretion can also be of CO2, which can be unwanted and which is exhaled out of your body. अपने बॉडी से अपन CO2 भी फेंक देते हैं, तो उसको भी मैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सक्रीशन ही मानूंगा. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, अब ये दो सिस्टम अलग अलग भी आप काउंट करते हो, मसल सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, टोटली 2 डिफरेंट सिस्टम्स, बट टुगेदर भी हम उनको बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के नाम से जान. सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है,
सेलुलर रेस्पिरेशन में अगर मैं इसी स्लाइड पे वापस चला जाऊं तो सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन मिलने के बाद सेल उस ऑक्सीजन को कैसे यूज करेगा, दैट इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जहां पे सेल उस ऑक्सीजन को बाकी जो फूड मटेरियल्स आएंगे उनको तोड़ने में यूज करेगा ऑक्सीजन का, जो आप पढ़ाई करने वाले हो नेक्स्ट स्लाइड पे। सो मेरे पास अगर मैं सेल हूं तो मुझे क्या मिल चुका है, मुझे ऑक्सीजन मिल चुका है। कहां से, आपके रेस्पिरेशन सिस्टम ने मुझे हेल्प किया, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम ने, आपके ब्लड ने मुझे हेल्प किया ऑक्सीजन देने में। जब मुझे ऑक्सीजन मिल चुका है, अब इस ऑक्सीजन को मैं यूज करूंगा ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, जिससे मुझे एनर्जी मिलने वाली है। तो वो जो ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस है वो कैसे होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ठीक है, अभी देखो यहां पे आ जाओ, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, I'll start breaking this glucose into pyruvic acid as you can see over here, ठीक है, into pyruvic acid। So एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर टूटेगा तो कितना पायरुविक एसिड या कितना पायरुवेट बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बन जाएंगे। और ये जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है इसको मैं बोलता हूं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूट के पायरुवेट बन जाता है। इन प्रोसेस, इसी प्रोसेस में मुझे और क्या मिलता है, मुझे एटीपी भी मिलता है, मुझे NADH2 भी मिलता है, जिसको हम NADH+H+ भी बोलते हैं जनरली। अगर आप रेफरेंस बुक में चेक करो तो NADH+H+ लिखा गया है। नेक्स्ट, अब ये पायरुवेट का क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको हम लिंक रिएक्शन से, जिसको यहाँ पे लिखा गया पायरुवेट प्रोसेसिंग, आप 11th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ोगे लिंक रिएक्शन नाम से, ठीक है। सो पायरुवेट को लिंक रिएक्शन से हम कन्वर्ट कर देंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते होते पायरुवेट और क्या रिलीज करता है, अगेन NADH+H+ रिलीज करेगा, जो यहाँ पे सिर्फ NADH लिखा गया है, आपके टेक्स्ट बुक में NADH2 लिखा गया है, एंड CO2 भी रिलीज करेगा। सो इस स्टेप को मैं क्या बोलता हूं, डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप। नेक्स्ट, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बनेगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम में एंट्री करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां पे इसका होगा सिट्रिक एसिड साइकिल, आल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल, आल्सो नोन एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। वाई सिट्रिक एसिड साइकिल, बिकॉज इस साइकिल में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो है सिट्रिक एसिड, इस वजह से इसका नाम ऐसे पड़ गया। क्रेब्स साइंटिस्ट के ऊपर से नाम आ गया। एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड नाम क्यों आया, बिकॉज इनमें जो एसिड्स बनते हैं वो उनके पास 3 COOH ग्रुप होता है, सो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ओके, देयरफॉर दिस साइकिल। नेक्स्ट, अब इस साइकिल में स्टूडेंट्स हमको क्या क्या मिलता है, हमारे काम की चीजें क्या क्या मिलती हैं, ATP मिलता है, NADH+H+ मिलता है, जो NADH2 जिसको आप बोल सकते हो, FADH2 भी मिलता है। अब देखो मैं कैसे बताता हूं, जनरली मैं स्टूडेंट्स को ऐसे बताता हूं कि जो ATP है वो अपना कैश है, राइट है, एंड जो NADH2 FADH2 है ये हमारे चेक है। तो चेक है, तो अगर मैं चेक यूज नहीं कर सकता तो मुझे पहले इसको इनकैश कराना पड़ेगा, राइट है, मुझे अपने अकाउंट में डाल के उसको पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कराने पड़ेंगे, इनकैश कराना पड़ेगा। सो इसी तरह से बॉडी में भी NADH2 FADH2 को हमको ले जाना पड़ता है इस सिस्टम में, जो आप स्क्रीन पे दे सकते हो ग्रीन कलर में स्टूडेंट्स, ETC pathway, which is known as electron transport carrier or electron transport chain और electron transport system, ETS या ETC हम बोलते हैं। सो इस सिस्टम के बाद, इस सिस्टम के थ्रू जाने के बाद मुझे NADH2 से, एक NADH2 से 3 ATP मिल जाता है, एंड एक FADH2 से 2 ATP मिल जाता है। समझ में आया? सो अगर एक NADH2 मतलब NADH2 का एक चेक अगर मैं दूंगा बैंक में, तो मुझे उसके बदले कितने ATP मिलेंगे, 3 ATP, और बैंक का नाम क्या हुआ, ETC, अंडरस्टूड। सो NADH2 कहां एंट्री मारेगा, ETC पाथवे में, और मुझे क्या मिल जाएगा, 3 ATP। एक FADH2 अगर एंट्री मारता है ETC में तो मुझे कितना ATP मिल जाएगा, 2 ATP। इज दैट क्लियर? ओके, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज ATP एग्जैक्टली? सो ATP इज एडिनाइन, ये देखो एडिनाइन, दिस इज नाइट्रोजनस बेस, आपने पढ़ रखा होगा चैप्टर 1 में इसके बारे में। नेक्स्ट, राइबोज शुगर, दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ पेंटोज शुगर, करेक्ट? 5 कार्बन्स आर देयर। नेक्स्ट we have 3 phosphate groups wherein, ये जो सेकंड थर्ड के बीच में जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स, आपको लेजर दिखता होगा, ठीक है, सेकंड थर्ड के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को अगर मैं तोड़ूं तो मुझे मैक्सिमम एनर्जी मिलने वाली है। सबसे ज्यादा एनर्जी कब मिलेगी, जब मैं सेकंड थर्ड बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तब। सो इसको क्या बोलते हैं, एडिनाइन प्लस दिस शुगर इज नोन एज एडिनोसिन, एंड देन 3 फॉस्फेट ग्रुप को हम बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट, सो हेंस द नेम बिकम्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो व्हेन आई ब्रेक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का लास्ट वाला फॉस्फेट ग्रुप अगर मैं निकालता हूं तो एनर्जी रिलीज होता है। देखो, तो अगर एक फॉस्फेट हट गया तो कितना बचा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अंडरस्टूड। 3 में से अगर मैं एक निकाल दिया तो 2 बचे, इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा,
एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ADP, जिसका आपको देखो यहाँ पे क्या दिखा गया, बैटरी कम हो गई, मतलब इसमें अब कोई एनर्जी नहीं रहा। आप बोलोगे सर ADP में से एक अगर मैं P निकाल दूं तो भी मुझे एनर्जी रिलीज होगा क्या? एनर्जी रिलीज होगा बट उतना ज्यादा नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ छुपी हुई है? सेकंड और थर्ड के बीच में। सो आप सेकंड थर्ड को ही ब्रेक किया करो अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपका। सो नेक्स्ट इज एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। सो मैंने जैसे आपको बताया था, पहले आपको फोकस करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखो मिडिल वाले सेक्शन में। सो कार्बोहाइड्रेट जब भी आप खाते हो, उन कार्बोहाइड्रेट्स को आपका बॉडी डाइजेशन करता है, तोड़ता है उनको सिंपल सिंपल चीजों पे, दैट मीन्स मोनोसैकेराइड्स तक तोड़ के लेकर आता है। आपके माउथ से शुरू होता है डाइजेशन, मैकेनिकल ऑल्सो केमिकल ऑल्सो। डाइजेशन शुरू होता है तो डाइजेशन कंटिन्यू हो जाएगा इंटेस्टाइन तक, और वहां पे सिंपल सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे सेल के अंदर थ्रू ब्लड, राइट है, पहले अब्सॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में और ब्लड ले जाके इनको सेल तक छोड़ देगा। सेल में जाने के बाद इन ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे, जैसे आपने इसके पहले वाले प्रीवियस वाले स्लाइड्स में देखा कि ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे बाय ग्लाइकोलाइसिस। नाम ही आपको सब बता दे, देखो ग्लाइको मतलब ग्लूकोज इंडिकेट कर रहा है और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। सो ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन कर देंगे इन दिस सेल, तो क्या मुझे दे देगा बदले में? पायरुविक एसिड दे देगा, जिसको विच इज आल्सो नोन एज पायरुवेट। पायरुविक एसिड को अगेन ये पूरा प्रोसेस अभी आपने देख लिया ऑलरेडी, एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल, और मुझे क्या मिल जाएगा? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP प्लस H2O प्लस CO2। ओके, नाउ अगर आपने बोला कि सर मैंने तो कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, मैंने तो कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दिया है, मैंने तो प्रोटीन खाया, तब बताओ तब क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर आपने प्रोटीन खाया है तो प्रोटीन को पहले अपना बॉडी तोड़ेगा अमाइनो एसिड्स में बाय डाइजेशन अगेन। सो अमाइनो एसिड्स बनने के बाद ये अमाइनो एसिड्स एंट्री लेंगे इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A एंड देन साइकिल कंटिन्यू करेगा सेम फॉर्म में। अगर आप बोलते हो नहीं सर मैंने तो प्रोटीन नहीं खाया, मैं तो लिपिड खाया, तो कैसे होगा मेरे बॉडी में, कैसे एनर्जी बनेगा? मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि लिपिड जो है उसका फिर से डाइजेशन होगा पहले, हर एक केस में पहला स्टेप डाइजेशन ही होता है। सो लिपिड्स पहले डाइजेस्ट हो जाएंगे इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ऑल्सो। यहाँ पे ग्लिसरॉल के बारे में नहीं बोला गया है, ये आपके टेक्स्ट बुक का इमेज है। सो फैटी एसिड विल कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, ये आप पढ़ोगे मैं स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में, 11th 12th में भी आप ये नहीं पढ़ोगे, ग्रेजुएशन में आप ये पढ़ोगे। बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे नाम का एक पाथवे आएगा जहां पे आपको बताया जाएगा कैसे फैटी एसिड्स को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल कोएंजाइम में विल फर्दर प्रोग्रेस इनटू क्रेब्स साइकिल, सेम पाथवे है। सो अगर मैं चेक करूं तो एसिटाइल कोएंजाइम में एक कॉमन लिंक है सारे बायोमॉलिक्यूल्स के डाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए। नेक्स्ट, ये तो सब कौन सी बातें हो गई? एरोबिक, जहां पे मेरे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलो, या आप फर्मेंटेशन वर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेट अस सी व्हाई। सो ग्लूकोज से बन जाएगा ग्लाइकोलिसिस, सेम मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, जिससे बन जाएगा पायरुविक एसिड, जिसका हो सकता है फर्मेंटेशन टू गिव डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एंड आल्सो इन योर टेक्स्ट बुक्स to give you vinegar, vitamins, etc., etc., etc. by the activity of microorganisms. Okay. नेक्स्ट, ये आपके बॉडी में नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, आपके बॉडी में यहाँ तक की चीजें हो सकती हैं, पायरुविक एसिड तक की चीजें हो सकती हैं। इसके आगे क्या? अगर आप पूछो अगर मेरे बॉडी में सर मैं ऑक्सीजन सप्लाई ना दूं तो पायरुविक एसिड के बाद क्या होगा मेरे साथ? तो आंसर आपको मैं देता हूं यहाँ पे, इस वाली लाइन में चेक करो। पायरुविक एसिड के बाद अगर आपने ऑक्सीजन नहीं दिया तो आपका पायरुविक एसिड आपके मसल्स में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लैक्टिक एसिड। ओके, एंड देन वो लैक्टिक आपके लिए इसकी ये कन्वर्शन के लिए आपके बॉडी में एंजाइम्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स, ठीक है। लैक्टिक एसिड विल गिव यू, और इट कन्वर्ट्स इनटू एक्चुअली सब्सटेंस P, जो आपको 11th 12th स्टैंडर्ड में भी नहीं पढ़ाया जाएगा। लैक्टिक एसिड एक्चुअली गिव्स यू द पेन व्हिच यू फील व्हाइल रनिंग ए मैराथन, है ना। मैराथन अगर आप भागोगे आपको अचानक पैर में दुख रहा है, स्ट्रेन जो आप बोलते हो ना, मुझे अकड़न जैसी आ रही है, अब मैं नहीं भाग सकता इसके आगे, मुझे पैर में दुख रहा है, तो दुखना क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से आप भागना आपका बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, पायरुविक एसिड जो बना है उसका फर्मेंटेशन करके हम अल्कोहल भी बना सकते हैं। अगेन दिस इज एंटायर प्रोसेस स्टूडेंट्स, जो आपको 11th 12th स्टैंडर्ड में बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। ओके, क्विकली लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आपको आगे इस चैप्टर में ये पढ़ाया गया कि प्रोटीन्स एंड डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स इन शॉर्ट आपको बताया गया है। सो प्रोटीन्स के बारे में आपको क्या बताया गया है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कि प्रोटीन्स किससे बने हुए हैं, प्रोटीन्स के बेसिक यूनिट कौन है? अमाइनो एसिड्स हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रोटीन्स के पर ग्राम प्रोटीन को अगर मैं पूछूं कि कितना एनर्जी मुझे देगा, तो वो मुझे बोलेगा 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी आई कैन गिव यू। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स? प्रोटीन्स मुझे अलग अलग जगह पे यूज होते हैं, जैसे कि बोन्स में, सेल्स में, फॉर सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन लिपोप्रोटीन्स, है ना। नेक्स्ट, पैंक्रियाज में
पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है इंसुलिन विच इज अ पेप्टाइड हार्मोन, तो ये प्रोटीन इन नेचर होता है। नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड में भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट मसल्स एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स, और दीज आर द मायोफिलामेंट्स व्हिच विल हेल्प यू इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी आप पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है दैट इज आल्सो प्रोटीन इन नेचर। एंटीबॉडीज जो आपको बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं, एंटीबॉडीज वो भी प्रोटीन इन नेचर है। आपको नाम से लगता होगा कि एंटीबॉडी मतलब मेरे बॉडी के खिलाफ है, नहीं, एंटीबॉडी आपके बॉडी में ही बनता है ताकि वो आपके बॉडी को बचा सके बाहर के ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो उसका भी नेचर क्या है, प्रोटीन ही है उसका नेचर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लिपिड, सो आपको ये सिंपल सा डायग्राम मैंने नेट से उठा के दिया ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। लिपिड किससे बनते हैं स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिखाया मैंने दिस इज फैटी एसिड एंड ये जो ब्लू है दिस इज ग्लिसरॉल, ओके। सो अगर आप इसका ब्रेक डाउन करोगे विच इज बाय यूजिंग लिपिड्स है ना ये, तो लिपिड्स को तुमने क्या चाहिए, मुझे लिपेज चाहिए, ठीक है। तो लिपेज अगर मैं अप्लाई करूंगा इसके ऊपर तो लिपिड्स टूट जाएंगे इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ओके ना। अगर आपने कार्बन कंपाउंड चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि फैटी एसिड्स यहाँ पे भी दो टाइप के हो सकते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। व्हाट इज अनसैचुरेटेड, यस परफेक्ट आंसर, सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट होगा तो हम उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो जनरली ऑयल्स में दिखाई देते हैं। जो आप ऑयल यूज करते हो खाने में, जो आपकी मम्मी यूज करती है, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें है, देयरफॉर वो लिपिड को हम बोलेंगे ऑयल। देखो यहाँ दिख रहा है ना आपको ऑयल, सो ऑयल में फैटी एसिड कौन सा होता है, अनसैचुरेटेड स्टूडेंट्स, ठीक है। लिपिड्स आपके बॉडी में बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट रोल्स आर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन स्टूडेंट्स, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, दीज आर स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो लिपिड से ही बनते हैं। उसके अगर आप चेक करो तो एनर्जी कितनी मिल रही है लिपिड से, 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी यू आर गेटिंग फ्रॉम लिपिड्स पर ग्राम ऑफ लिपिड्स। नेक्स्ट सेक्शन जो आपको डिस्कस किया गया है इट इज ऑन विटामिन्स। विटामिन्स को हम बोलते हैं वाइटल अमाइंस, इंपॉर्टेंट अमाइंस फॉर योर बॉडी बिकॉज ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं आपकी बॉडी में। विटामिन्स को अगर मैं क्लासीफाई करूं तो आई कैन क्लासीफाई विटामिन्स इनटू टू टाइप्स, वाटर सोल्युबल विटामिन्स एंड फैट सोल्युबल विटामिन्स। वाटर सोल्युबल विटामिन्स में अगेन दो टाइप आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे टाइप्स के विटामिन बी आपको मिलेंगे, एंड विटामिन सी। इसलिए हम इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ विटामिन मिलते हैं। विटामिन सी में ऐसा कोई टाइप नहीं है। विटामिन बी में यू हैव B1, B2, B3, यू हैव B7, B6, B12, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन हैं जिनके जनरली मेटाबॉलिज्म में रोल होते हैं। उसके अलावा भी रोल है, आरबीसी फॉर्मेशन में भी रोल है, बट ये अलग अलग डिफरेंट रोल्स आपको डिफाइन नहीं किए गए हैं इस लेवल पे। एसएस लेवल पे दे हैव नॉट डिफाइंड डिफरेंट रोल्स फॉर यू for all the vitamin B complex proteins, vitamins, sorry. Next, fat soluble vitamins में we have 4 types students, A, D, E, K, where A is very important for your eyes, vitamin D is very important for your bones, vitamin E is a natural antioxidant student। antioxidant मतलब क्या, आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको मारने के लिए विटामिन E काम आता है। It is very important, very good for your skin also. Next, vitamin K has a very good role in blood clotting as well. Okay, let us move ahead. Next is water and fibers। तो आप ये सिंपल सा स्क्रीनशॉट लेकर आप इनके पॉइंट्स आप लर्न कर सकते हो। ये सिंपल सा मैंने पॉइंट डाला है, दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट वेयर दे हैव डिस्कस्ड कि व्हाई वाटर इज सो मच एसेंशियल फॉर योर बॉडी, वो क्या क्या चीजों में प्रेजेंट है। तो वाटर मेक्स अप और 65 to 70% ऑफ योर बॉडी ईच सेल में प्रेजेंट है। ये ब्लड प्लाज्मा का 90% इज वाटर स्टूडेंट्स, है ना, तो इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट वी से, राइट। नेक्स्ट फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स कभी डाइजेस्ट नहीं होते मोस्टली, बट वो किस में हेल्प करेंगे आपको, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं तो जो अनडाइजेस्टेड चीजें हैं उनको वो स्टूल फॉर्म में बाहर निकालेंगे। तो आपने सुना होगा जिनको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होते हैं उनको फाइबर डाइट दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन का इशू सॉल्व हो जाए। अब उसका कंसेप्ट अलग है, मोड ऑफ एक्शन इज टोटली डिफरेंट, but that is where it is generally used by the body also. That is the mechanism it follows for normal physiology. Okay, next, mitosis, meiosis, the most interesting topic. Again, I would like to say this topic, these two topics, mitosis, meiosis, will form a single chapter of your 11th standard, cell division. ठीक है, सो माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। अगर सिंपल से मैं एग्जांपल अगर आपको समझाना चाहूँ तो मैं एग्जांपल लूंगा। इमेजिन करो सपोज मेरा एक एग्जाम चालू है और मेरा फ्रेंड है, हम दोनों का कल एग्जाम होने वाला है, ठीक है, और बुक सिर्फ मेरे पास है, मेरे फ्रेंड के पास बुक है ही नहीं, ठीक है। उसने ये मुझे बात कब बताई, रात को 1 बजे सपोज फोन किया, अरे मेरे पास तो कल के एग्जाम का बुक ही नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ मैं आराम से पढ़ लूंगा,
बट अभी रात को मैं अगर पढ़ने बैठा मैं तब मैंने रियलाइज किया मैंने कि मेरे पास बुक ही नहीं है, तो क्या करूं मैं। सब मेरे पास तो पूरी की पूरी बुक है स्टूडेंट्स, तो क्या ऑप्शन है मेरे पास। अगर मुझे पता है कि 100 पेजेस की बुक है जिनमें से पहले 50 पेज में 50 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और दूसरे 50 पेज के 50 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, पासिंग मार्क अगर है 40 मार्क्स, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं बहुत अच्छा दोस्त हूं तो मैं उसको बोलूंगा तू आ जा फटाफट से मेरे घर पे, मैं बुक को आधे पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, आधा बुक तू ले ले, आधा बुक मैं ले लूंगा। सो पहले 50 पेजेस मैं पढ़ूंगा, मुझे आ जाएंगे 50 मार्क, बहुत अच्छे से पढ़ लूंगा, तू भी अच्छे से पढ़ ले, तुझे भी 50 मार्क अटेम्प्ट करने के लिए आ जाएंगे। अगर हमने प्रॉपर्ली अटेम्प्ट किया तो हम दोनों पास हो सकते हैं, राइट है। सो ये जो डिवीजन हुआ स्टूडेंट्स में क्या हुआ, पूरी की पूरी बुक हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दी, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। दिस इज एग्जांपल ऑफ मियोसिस। मियोसिस में भी ऐसा ही कुछ होता है। बट अगर यही काम या यही बात मुझे मेरे फ्रेंड ने सुबह सुबह बताई होती तो मैं क्या करता, मतलब अगर एक दिन बाद एग्जाम है, कल एग्जाम है, आज सुबह मुझे उसने बताया कि मेरे पास बुक मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करता, मैं थोड़ी बुक आधा आधा करता, मैं उसको बोलता एक काम कर, तू घर पे आ जा और नीचे चल के जेरोक्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जब मैं जेरोक्स लूंगा तो आपको लगता है कि मैं खाली आधे बुक का जेरोक्स लूंगा, नहीं, राइट, मैं पूरे बुक का जेरोक्स लूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, मेरे पास भी एक कॉपी, उसके पास भी एक कॉपी, मेरे पास ओरिजिनल, उसके पास जेरोक्स कॉपी, बट एक्चुअली कितने सेट बन गए, एक्चुअली में 2 सेट क्रिएट हो गए। सो इसको बोलते हैं माइटोसिस, व्हिच इज काइंड ऑफ रेप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ओके, सो आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, दोनों चीजें मैंने डाली है। माइटोसिस मींस व्हाट, जनरली इट इज सीन इन सोमैटिक सेल्स स्टूडेंट्स। meiosis is never seen in somatic cells. Meiosis is only seen in sex cells, which is gametes, that is sperm in case of male and ovum in case of females, ठीक है, वहीं पे मियोसिस दिखेगा, अदरवाइज मियोसिस बाकी सेल्स में नहीं दिखाई देता। तो सोमैटिक सेल्स का माइटोसिस हो तो क्या बन गए, देखो एक सोमैटिक सेल से बन गए 2, 1 यहाँ 1 यहाँ, सो 2 सोमैटिक सेल्स बन गए अपने पास, राइट है। जर्माइनल सेल्स मतलब जिन सेल से हमको स्पर्म या ओवम प्रोड्यूस करने वाला है अपना बॉडी, वो सेल्स भी अंडरगो करते हैं माइटोसिस, ऐसा नहीं वो खाली मियोसिस करेंगे। बट गैमेट्स बनाते वक्त स्पर्म जब बनेगा तो जो स्पर्म के जो जर्माइनल सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम उनको बोलते हैं, प्लूरल टर्म इज स्पर्मेटोगोनिया। अभी आपको ये टर्म नहीं है, आगे 11th स्टैंडर्ड साइंस में आएगा, 12th में इनफैक्ट आएगा, 11th साइंस में भी नहीं आएगा, 12th स्टैंडर्ड में आएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में आएगा। सो स्पर्मेटोगोनियम जो स्पर्म बनाता है फाइनली, जो स्पर्म का पेरेंट है आप बोल सकते हो, तो वो माइटोसिस भी कर सकता है, वो मियोसिस भी कर सकता है। सो स्टार्ट होता है उसके माइटोसिस से, एंड फ्यूचर जो सेल्स होते हैं वो जाके आगे चल के मियोसिस करेंगे। स्पर्म बनना है तो मियोसिस तो होना ही पड़ेगा, उसके पेरेंट्स लोग माइटोसिस भी कर सकते हैं टू इंक्रीज द काउंट। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब एक एक करके देखते हैं इनको। सो माइटोसिस के स्टेजेस क्या क्या हैं आराम से यू कैन रिकॉग्नाइज द स्टेजेस। ये देखो इंटरफेस एप्लीकेशन हो जाएगा, फिर क्या होगा प्रोफेज में, ये सब के सब विकेट धीरे धीरे हो रहे हैं। इन लेट प्रोफेज क्या हो गए, सब के सब अलाइन होना शुरू हो गए। आई विल से माइटोटिक स्पिंडल दिखना शुरू हो गया है। माइटोटिक स्पिंडल क्या करेगा, इनको अलाइन कर लेगा, अलाइन करने के बाद मेटाफेज में अब इनको अलग अलग करना शुरू कर, जो पैर हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट करना शुरू कर जाएगा। सो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है दे विल स्टार्ट सेपरेटिंग, that is at anaphase, and gradually they will separate. I can see a partition developing in the cell, I will say cell right now. अब जब पार्टीशन पूरा हो जाएगा तो ये बन जाएंगे 2 सेल्स, राइट है। दोनों के पास मल्टीप्लिकेशन हो के उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे। दिस इज माइटोसिस स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड, वेयर रेप्लिकेशन हुआ है, कॉपी बनी है एज इट इज। इफ आई गो इनटू मियोसिस, मियोसिस में मुझे क्या दिखेगा, सबसे पहले डिवीजन हो जाएंगे, रेप्लिकेशन हो जाएगा, देन विल एंटर इनटू मियोसिस। सो मियोसिस में क्या होता है, प्रोफेज में पहले अलाइनमेंट होना शुरू हुआ है, इक्वेटर पे सारे के सारे अलाइन हो चुके हैं। अब मैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, आई एम सेइंग पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को मैं सेपरेट करना शुरू कर रहा हूं, ठीक है, सेपरेशन शुरू हो गया है ना फेज में। मियोटिक स्पिंडल, अब मैं बोलूंगा माइटोटिक स्पिंडल नहीं, मियोटिक स्पिंडल, जो थ्रेड की तरह आपको रस्सी की तरह यहाँ पे दिख रहे हैं, वो लोग पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को खींचना शुरू करेंगे अपनी अपनी तरफ। तो ये देखो अब क्या हो गया, टीलोफेज 1, and then I can see 2 different cells, but still I have chromosomes, pair of chromosomes. So again meiosis 2, stage 2 शुरू हो रहा है, because मुझे सिंगल सिंगल चाहिए, राइट है। सो हर सेल का आगे क्या होने वाला है, देखो सेम चीजें होंगी, सेम एक्टिविटी, ये जो ऊपर आपने देखी वो सेम एक्टिविटी वापस से नीचे होगी। एंड नाउ आई कैन सी सेपरेट सेल्स बन जाएंगे, ये दोनों भी आगे जाके प्रोसेस होगा और सेपरेट सेल्स बन जाएंगे, जहां पे मुझे ये देखो, ये जो आपको 2 दिख रहे हैं यहाँ पे एक ही नजर आएगा, दैट इज meiosis स्टूडेंट्स, कंप्लीट सेपरेशन। सो ऐसे कुछ रहेगा पहले, ये देखो सिस्टर क्रोमैटिड, ये आपको एक एक्स नजर आता है, ये कहां पे नजर आ रहा है आपको, मेटाफेज 2 में दिख रहा है, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट,
ये जो मेरा जहाँ पे लेजर है, ये अगर मेरी 2 उंगलियां हैं, ये देखो, तो शुरुआत में प्रोफेज 1 मतलब क्या, यहाँ आ जाओ, या यहाँ पे मेटाफेज 1 में जो चीजें, ये वाला जो है, ये वाला, ये कैसे दिखे मुझे, ऐसे कुछ, ये मेटाफेज 1 में देखो। नेक्स्ट ये दोनों उंगलियां अब क्या हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाओ प्रोफेज 2 में, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेट, ये अलग सेल में, ये अलग सेल में। अब मैं ऐसा क्या करूंगा, इसको मैं दोनों को अब मैं डिवीजन में, तो अब दोनों क्या हो गए, ये दोनों, ये अलग सेल में एक्टिविटी होगी, इसकी एक्टिविटी अलग सेल में, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ इस सेल की बात करूं, देखो यहाँ पे ऊपर वाले सेल की बात करूं, तो इसको मैं हटा दी, ये इसके साथ भी सेम चीज होने वाली है जो यहाँ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब इसके साथ क्या होंगी, इसको दोनों को अलग किया जाएगा, कर दिए क्या अलग, ये देखो अलग कर दिया यहाँ पे एनाफेज 2 में, एंड देन इनको यहाँ पे बीच में डिवीजन एंड अलग अलग सेल में चले गए। तो जो शुरुआत में ऐसे थे, अल्टीमेटली कितने सेल बन गए, 4 सेल, 1 2 3 4, अंडरस्टूड। तो साथ में थे एक ही सेल में, ये चारों बहनें या चारों भाइया यू कैन से अलग अलग हो गए। दिस इज मियोसिस, जो मैंने बुक लिया था मेरे स्टोरी के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। If not, do comment me in the comment section. Let me know how you found this explanation. आपको कैसा लगा, आपको सिंपल लगा, आपको टफ लगा, आपको बोरिंग लगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा. Do leave a comment, students, and let me know where can we improve as a team. This is for especially science students. We are developing these videos for quick revision. I hope you like the video. You will share it with your friends also, and you will subscribe to the channel, and do not forget to tune in for the next video. अगर आपने सब्सक्रिप्शन किया, अगर आपने नोटिफिकेशन बटन पे प्रेस भी किया है, तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की जानकारी फटाफट से मिल जाएगी. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.